नमस्ते फ्रेंड्स। एंड देयर विल बी ओनली 10 क्वेश्चंस एंड हाउ मैनी डू यू नो। आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को केयरफुली पढ़िए और उसमें एक ब्लॉग का लिंक भी दे रखा है जहां से आप उस ब्लॉग पर जाकर आप मैंने जो आर्टिकल वहां पर लिख रखे हैं उसको भी आप पढ़ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कौन से आर्टिकल किस टॉपिक्स पर आर्टिकल लिखे जाएंगे। सो नेक्स्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। Starting with the earliest, arrange the following in the chronological order in the theory of regional groups. सो इसमें कौन सा होगा? पहले आया फ्री ट्रेड एरियाज, फिर कस्टम यूनियंस, फिर कॉमन मार्केट, फिर इकोनॉमिक यूनियन। ओके, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फ्री ट्रेड फिर कस्टम यूनियन, यानी 4 3 2 1। 4 3 2 1 यानी लास्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखो, अगर मैं कॉमन मार्केट की एग्जांपल लूँ तो इसमें कॉमसा ले जा सकते हैं, COMESA, कॉमसा, कॉमन मार्केट ऑफ ईस्टर्न साउदर्न अफ्रीका। अगर इकोनॉमिक यूनियन की बात करें तो आप EU ले सकते हैं, यूरोपियन यूनियन। और कस्टम यूनियन की बात करें तो आप नाफ्टा ले सकते हैं, यानी नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इन इंडिया नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड बाई। सो नेशनल इनकम एस्टिमेट किया जाता है इंडिया में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जिसकी स्थापना हुई थी 1951 में। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। स्टार्टिंग विद द अर्लीस्ट अरेंज द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। अब इंडियन बजट में क्रोनोलॉजिकली कैसे इसको देखो। सबसे पहले इंडियन बजट में आता है रेवेन्यू डेफिसिट, उसके बाद आता है कैपिटल डेफिसिट, फिर इन दोनों को मिलाकर फिर बाद में आता है बजटरी डेफिसिट, उसके बाद आता है फिजिकल डेफिसिट और उसके बाद आता है प्राइमरी डेफिसिट। ओके, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रेसिप्ट। कैपिटल डेफिसिट क्या होता है? टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल कैपिटल रेसिप्ट। और जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो वो बनता है बजटरी डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। और अगर प्राइमरी डेफिसिट की बात करें तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, यानी इसमें हो जाएगा 1 2 3 4। ये पहला ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 4। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड इंडिया हैव अ सरप्लस ऑन करंट अकाउंट BOP। इन किसी भी सालों में इंडिया में करंट अकाउंट BOP सरप्लस नहीं रहा है। नन ऑफ द एबव। तो कब रहा है? 2001 2002 से लेकर 2003 2004 तक रहा है ये। ओके, 3 सालों तक, 3 फाइनेंशियल ईयर तक इंडिया में सरप्लस रहा है करंट अकाउंट BOP। क्वेश्चन नंबर 5। अब इसको मैच द फॉलोइंग क्या करना है? मैच करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि W रोस्टो यानी वाल्ट व्हिटमैन रोस्टो ने स्टेजेस ऑफ ग्रोथ दिया था। वाल्ट व्हिटमैन रोस्टो ने स्टेजेस ऑफ ग्रोथ कब दिए थे? 1960 में दिया था इन्होंने इसको 1960 में दिया था। किस नाम से? एक बुक पब्लिश की थी इन्होंने, द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अ नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इनके बुक का नाम था। रैगनार मार्क्से की अगर बात करें तो उन्होंने 1961 में, यानी अब समझ लो पहले ऑप्शन कौन सा होगा। ए का 4 है और इसमें 4 यानी सी ऑप्शन ही होगा। रैगनार नक्से ने 1961 में दिया था विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, और इनको साथ में बैलेंस ग्रोथ में भी शामिल किया जाता है। बैलेंस ग्रोथ थ्योरी जो आई थी डेवलपमेंट की, इन्होंने दी थी, इन लोगों ने मिलकर दी थी, कई लोग थे उसमें। अगर JR हिक्स की बात करें तो JR हिक्स ने वीक ऑर्डरिंग की बात की थी 1956 में, इनको हिक्स लॉजिकल ऑर्डरिंग भी कहते हैं। जेम्स कीन्स ने दिया था इफेक्टिव डिमांड, इन्होंने अपनी बुक 1936 में लिखी और बहुत ही फेमस बुक है, उसको आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 6। डब्ल्यू जे बॉमोल ने क्या किया था? इकोनॉमिक थ्योरी एंड ऑपरेशन एनालिसिस के बारे में इन्होंने बताया था। इकोनॉमिक थ्योरी एंड ऑपरेशन एनालिसिस, यानी ए का 5 कोई ऑप्शन देखो है इसमें, हाँ तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। W.J. बॉमोल ने इकोनॉमिक थ्योरी एंड ऑपरेशन एनालिसिस बताया था। बर्टिन ओहलिन ने इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड बताया था 1933 में। गुन्नार मिल्डर ने क्या किया था? एशियन ड्रामा लिखा था। एशियन ड्रामा इन्होंने कब लिखा था? इन्होंने 1968 में एशियन ड्रामा लिखा था, और उस बुक का पूरा नाम क्या था? एशियन ड्रामा एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी नेशंस। AK सेन ने क्या किया था? AK सेन ने लिखा था इथिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स।
अब आप बताइए, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ने किस ईयर में लिखी थी? ओके, एडम स्मिथ ने लिखी थी किस ईयर में? इसको कमेंट सेक्शन में आप बताइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड द 7, कैनन ऑफ टैक्सेशन। कैनन ऑफ टैक्सेशन किसने दिया है? आप जानते हैं बहुत अच्छे से, कैनन ऑफ टैक्सेशन, कैनन मीन्स होता है प्रिंसिपल। कैनन ऑफ टैक्सेशन दिया है एडम स्मिथ ने, यानी फर्स्ट का 4, देखो कोई है फर्स्ट का 5, फर्स्ट का 5 यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रोटेक्शनिज्म की बात करें तो इसे मर्केंटलिज्म ने दिया था। डिफरेंशियल इंसिडेंस की बात करें तो उसको मस्ग्रेव ने दिया था। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो उसको अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। डिफरेंशियल इंसिडेंस, यहाँ जो इंसिडेंस है वो एक्चुअली इम्पैक्ट और इंसिडेंस का है, कि इंसिडेंस में क्या होता है कि कोई पर्सन, ऐसा कोई पर्सन या जो पर्सन अपने ऊपर सबसे अंत में कर का बर्डन सहता है या कर का पेमेंट करता है, टैक्स का पेमेंट करता है, उसे हम इंसिडेंस कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पोवर्टी लाइन फॉर रूरल एरियाज in India is determined on the basis of minimum average daily consumption of calories, which is 2400 कैलोरी। और अगर हम गाँव शहरों की बात करें तो वहाँ के लिए 2100 कैलोरी तय की गई थी। मगर पोवर्टी लाइन के बारे में क्वेश्चन पूछूं आपसे तो ये बताइए, पोवर्टी लाइन को रीडिफाइन करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? ओके, कौन सी कमेटी बनाई गई थी जिसने साथ में इसको मेजरमेंट का भी फॉर्मूला दिया था? सो आप कमेंट सेक्शन में इसको बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, devaluation will improve the balance of payment deficit if sum of elasticity of export and import of the devaluing country is। देखो इस क्वेश्चन में आप, अगर आपने इलास्टिसिटी अप्रोच पढ़ा है मार्शल और लर्नर का, मार्शल लर्नर अप्रोच भी इसको कहते हैं, जिसको कहते हैं प्राइस इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन, तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स गुड्स प्लस इलास्टिसिटी ऑफ इम्पोर्ट गुड्स मस्ट बी ग्रेटर देन 1। ओके, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10th एंड लास्ट ऑफ दिस वीडियो, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी। तो मैं बता दूं कि वैगनार ने 1880 में ये रूल दिया था कि इंक्रीजिंग लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटी, कि जैसे जैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा स्टेट एक्टिविटी भी बढ़ेगी। वाइजमैन पिकॉक आए, उन्होंने 1890 में कहा कि ये जो एक्सपेंडिचर पब्लिक एक्टिविटी बढ़ेगी, वो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा वो स्मूथ वे में नहीं बढ़ेगा, इन्होंने कहा वो जर्की फॉर्म में बढ़ेगा, ऐसे जिग जैग मोशन में बढ़ेगा। फिर उसके बाद डाल्टन आए, उसके बाद डाल्टन नहीं है, डाल्टन तो मतलब वो अलग से आए। डाल्टन ने टैक्स, इंसिडेंस ऑफ टैक्स के बारे में बताया था, इंसिडेंस ऑफ टैक्स के बारे में डाल्टन ने बताया। और मस्ग्रेव, आप जानते हैं मस्ग्रेव ने मेजरमेंट किया था, इसका इंसिडेंस का मेजरमेंट भी किया था, और साथ में उन्होंने मेरिट गुड्स के बारे में बताया था। अब आप बताइए कि मेरिट गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं? ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स and subscribe this channel and press the bell icon for more videos. Thanks for watching. Be careful. Bye bye.